गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण में चैप्टर 12 अपठित बोध पढ़ रहे हैं। जिसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं और हिंदी में उसे हम अपठित बोध कहते हैं। तो इस अपठित गद्यांश दिया रहता है और अपठित काव्यांश आपके पेपर में आता है और जो कि आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है, आपको उसको पढ़ करके उसमें से दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो देखिए, अपठित से तात्पर्य जो पूर्व से में पाठन में ना आया हो, मूल भावानुसार गद्य अथवा पद्य का यह वह अंश जो पाठ्यक्रम से प्रत्यक्ष न जुड़ा हो अपठित कहलाता है। अपठित गद्यांश या पद्यांश के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसी अवतरण के आधार पर देने होते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि उस अवतरण को एकाग्रता के साथ पढ़कर उसके मूल अथवा केंद्रीय भाव को आत्मसात करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर से छात्र की आंतरिक प्रतिभा, ये प्रश्न जरूरी क्यों है, इन प्रश्नों के छात्र की आंतरिक प्रतिभा, अभिव्यंजना शक्ति तथा चिंतन दृष्टि के साथ ही उसका ग्राह्य क्षमता की भी अभिव्यक्ति होती है। गद्यांश पद्यांश के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहज, सरल, पूर्ण, व्यवहारिक एवं सार रूप में होते हैं। अतः गागर में सागर भरने की कला विकसित करने में भी ये अवतरण सहायक होते हैं। केंद्रीय भाव को संक्षिप्त शीर्षक के रूप में 1, 2, 3, 2 शब्दों में देने के कारण अंतर्दृष्टि में नई सूझ की भी उत्पन्न होता है। अपठित गद्यांश साहित्य, दर्शन, धर्म, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र किसी भी विषय से अवतरित होते हैं। अतः इनके अध्ययन से विविध विषयों का सहज ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अपठित गद्यांश इस तरह दिए रहेंगे, आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। जैसे देखिए, इसमें दिया हुआ है, एक वृद्ध महिला की चरखा चलाते देखकर किसी पढ़े लिखे युवक ने कहा, जीवन पर चरखा भी ही चलाया है या उस पर पिता की कोई पहचान भी की है। वृद्धा ने उत्तर दिया, बेटा सब कुछ तो इस चरखे में देख लिया। पढ़ा लिखा आदमी चौंका और उसने पूछा, कैसे? वृद्धा बोली, बेटा जब मैं इस चरखे को चलाती हूँ तब यह चलता है, जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तो बंद हो जाता है। चलाए बिना नहीं चलता। इस संसार में पृथ्वी, आकाश, चंद्र, सूर्य में ये जो बड़े बड़े चरखे हैं, इनको भी चलाने के लिए कोई एक है। जब तक वह इन्हें चला रहा है तब तक ये चल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, इस चरखे को जब मैं चलाती हूँ तो यह मेरे हिसाब से चलता है। यदि इसे चलाने के लिए कोई दूसरा बैठ जाए तो यह चरखा तभी ठीक प्रकार से चलेगा जब वह मेरे अनुसार या मेरा अनुकरण करके चलाएगा। यदि यह वह विपरीत ढंग से अपनाएगा तो यह चरखा नहीं चलेगा या टूट जाएगा। ठीक यही नियम प्रकृति रूपी चरखे के साथ भी है। परमात्मा के जिस ढंग से इस प्रकृति का निर्माण किया है, हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर यह प्रकृति जो हमारी सहचरी है, पालिका है और पोषिका है, इसका स्वरूप विध्वंस व संहारकारी हो जाएगा। भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, पर्यावरण संकट, जल संकट इत्यादि संकट स्वास्थ्य और जीवन अस्तित्व के संकट को जन्म देंगे। अब प्रश्न बनता है, वृद्धा क्या कर रही थी? वृद्धा चरखा चला रही थी। पढ़े लिखे युवक ने वृद्धा महिला से क्या पूछा? पढ़े लिखे युवक ने वृद्धा से पूछा कि जीवन पर चरखा ही चलाया है या उस पर पिता की कोई पहचान भी की है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, वृद्ध महिला ने बड़े बड़े चरखे किसे कहा है? वृद्ध महिला ने बड़े बड़े चरखे पृथ्वी, आकाश, चंद्र और सूर्य को कहा है। प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में कैसी है? उसके नियमों का पालन न करने का क्या दुष्परिणाम होता है? प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में मनुष्य की पालिका, पोषिका और सहचरी है। उसके नियमों का पालन न करने से पर्यावरण संबंधी अनेक संकट उत्पन्न होते हैं, जिससे स्वास्थ्य और जीवन अस्तित्व की संकटग्रस्त हो सकते हैं। अब उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक पढ़ने के बाद समझ में ये आता है कि इसका शीर्षक प्रकृति होगी, क्योंकि प्रकृति के बारे में ही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। जब गद्यांश का हमें शीर्षक चुनना होता है तो हमें उसे गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से पढ़ने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ, किससे जुड़ी हुई सारी बातें हैं। तो हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो हमने ये जाना कि ये प्रकृति से जुड़ी हुई, प्रकृति के बारे में ही सारी चीज़ें बता रहा है, इसलिए इसका टाइटल क्या होगा? प्रकृति होगा। प्रकृति की ही सारी बातें की जा रही हैं। और हमेशा जब हम लिखते हैं शीर्षक, तो शीर्षक लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और शीर्षक आपका ऐसा होना चाहिए जो पूरे पैराग्राफ को अपने केंद्र में समाहित किए हुए हो। कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर, अब इसी तरह देखिए ये भी है, ये पैराग्राफ दिया हुआ, इनके प्रश्नों को उत्तर देना रहता है। एक प्रकार का प्रश्न आपका ये तो होता है शीर्षक संबंधी हो गया।
और कुछ प्रश्न ऐसे हो गए जो गद्यांश से पढ़ करके ही हमको उत्तर मिल जाते हैं। तीसरा हमको सारांश लिखना होता है। तो जब हमको सारांश लिखने वाला रहता है तो सारांश लिखते समय ना तो ऊपर की 2 लाइनें लिख देनी चाहिए और ना ही नीचे की 2 लाइन या बीच की 2 लाइन, ऐसे हमें नहीं लिखना चाहिए। सारांश का मतलब ये है कि पूरे पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जब ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेते हैं तो आपकी समझ में क्या आता है उसको आप अपने शब्दों में लिखें, तो वो सारांश कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लाइन है, 6 लाइन है, तो उसका आधा लिखेंगे। और सारांश लिखते समय ये ध्यान रखना रहता है कि पैराग्राफ का आधा आना चाहिए सारांश में। अगर 4 लाइन है तो 2 लाइन का, और 6 लाइन है तो 3 लाइन का, और 5 है तो 2.5 लाइन का। इस तरह करके हमें पैराग्राफ लिखना रहता है। और पैराग्राफ में पूरे पैराग्राफ में को पढ़ करके उसका सारांश जो है अपने शब्दों में हमें लिखा जाता है। अपने शब्दों में 2 लाइनों में लिखना रहता है, उसे ही हम सारांश कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा अपठित बोध तैयार हो जाता है। इसी तरह अपठित पद्यांश के लिए भी है। ये रही अपठित गद्यांश की बात। अब है ये अपठित पद्यांश, मतलब कविता लिखी रहेगी, कोई भी कविता जो कि आपकी पढ़ी हुई नहीं है और उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, अपने से उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी होगी। जब आप उसका अर्थ समझ लेंगे तब उनके प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। और इसी तरह इसमें भी शीर्षक चुना जाता है, आपको शीर्षक चुनना होगा और कविता का अर्थ पढ़ना होगा। ठीक है, समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।